हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? फाइन, ग्रेट। हाउ आर यू ऑल? ग्रेट, वेरी गुड। फटाफट आ जाओ सारे बच्चों। लेट अस वेट फॉर सम मोर स्टूडेंट्स टू कम। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विद द टुडेज क्लास। ओके ओके, चलो 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 चलो, ठीक है। ओके ओके ओके, समझ गई, मैं समझ गई। चलो, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द अन अकेडमी, जहां पे सपने होंगे आपके पूरे। फाइन, एंड वेलकम टू माय न्यू कोर्स ऑफ द नीट प्रो ऑन द अन अकेडमी, दैट इज इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सब टॉपिक जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स दैट हाउ ऑर्गेनिज्म how in organism sexual reproduction is taking place, and second part हम इसमें पढ़ेंगे stages of life, stages of life। फिर हम इसके अंदर कवर अप करेंगे how reproduction play a great role in reproduction, in evolution. Instead of reproduction we should say in evolution. Fine, and different mode of reproduction, and lastly we will do with the different mode of reproduction, different mode of reproduction in different organism. And then various, lastly we will do with the various events in reproduction. फाइन बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं और पढ़ेंगे कहाँ से? सिर्फ हमारी जो गॉड बुक है, दैट इज आवर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी लाइन में क्या क्या राज छुपे हुए हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर आखिरी में हमारा आता कहाँ से है? एनसीईआरटी बुक से। राइट बच्चों, चलो। लेकिन जो बच्चे नए हैं आज मेरी क्लास में, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी दैट माई सेल्फ रेखा दहिया, MSc MPhil in zoology, and I've cleared my CSI NET exam. I have an experience of 12 years and I mentored near about 3 lakhs of students and teachers. Now, लेकिन आपको अन अकेडमी के ऊपर जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बच्चे, सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कब? जब आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तो मैं आपको पहले यहाँ के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, दैट आई विल क्लियर यू। सबसे पहले देखो, आपको बच्चों यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में, जो कि आप जानते हो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले जिंदगी में सिस्टम होना जरूरी है। ठीक, जब तक आप ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलेंगे, सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते। आपको सिस्टमेटिक वे में चलना ही चलना पड़ेगा, और वो सिस्टमेटिक तरीका सिखाते हैं कौन? हम। कैसे? आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका डेली आपका सिलेबस, एक आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप अपने पूरे कोर्स को सिस्टमेटिक ढंग से पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है आज ये चैप्टर पढ़ लिया, आज वो चैप्टर पढ़ लिया। नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट। इट विल बी इन अ सीक्वेंशियल मैनर। फिर आपको उसी सीक्वेंस में आपके टेस्ट होंगे, आपके लाइव क्विजेस होंगे, भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपको एट द एंड ऑफ योर एग्जाम, एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल गेट एम्पल ऑफ क्वेश्चंस फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, आपको कोई इधर इतनी मोटी मोटी किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट उन किताबों से, हर जगह से, हर एक सोर्स से क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करके, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो उन क्वेश्चंस के आने की चांसेस है, उन सब क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करके हम आपको प्रेजेंट करेंगे। आपको उन किताबों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, एक आपको यहाँ पे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू दी
क्लासेस। ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास को एक ही बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हो, आप अनलिमिटेड टाइम क्लासेस को देख सकते हैं। वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक क्लास अटेंड कर ली उसके बाद दूसरी बार उसको समझ सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका उसी क्लास में सिलेबस क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो बाई चांस आपकी कोई क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आप अपनी रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको देख सकते हैं। और जरूरी नहीं है बच्चा आप जब मेरे नाम से सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सिर्फ मेरी ही क्लास अटेंड करोगे, यू कैन अटेंड द क्लास ऑफ एनी एजुकेटर। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि नीट जो हमारा होता है, नीट के अंदर क्या है, 3 टॉपिक्स होते हैं, एक फिजिक्स होता है, एक फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक होता है हमारा बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर क्या क्या होते हैं हमारे, बॉटनी होता है एंड होता है जूलॉजी। ठीक है, और आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट का और आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे फ्री। फाइन, तो ऐसा नहीं है बच्चों आप एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सोचो इतना ज्यादा फायदा कहीं होने वाला है, कभी मिलेगा इतना बड़ा फायदा आप लोगों को। चलो जी, और एक और हमने नया कोर्स लॉन्च किया है, इसका नाम रखा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है बच्चों, ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, उनके फैमिली में किसी को साइंस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, मैथ क्या होता है, बायो क्या होता है, उन लोगों को नहीं पता। वो कि डॉक्टर इंजीनियर कैसे बना जाता है, उसके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये बातें उन बच्चों को नहीं मालूम होती है। उनके फैमिली बैकग्राउंड में उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है इस तरीके से, भाई तुम्हें क्या तैयारी, कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना है, किस टाइम काउंसलिंग होगी, किस काउंसलिंग में जाके तुमने क्या प्रायोरिटीज भेजे भरनी है अपनी, कोई नॉलेज नहीं उन लोगों को। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतर और सुनहरा मौका है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का। इसमें क्या होता है, आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड करा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं आपके सुख दुख का साथी। ठीक है, तो आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके साथ, he will get one-on-one guidance from top of the experts you will get, and as a personal coach to align your preparation strategy। और यही आपकी जो पर्सनल कोच होंगे यही आपको बताएंगे कि आपका स्टडी प्लानर क्या होगा, और जहां आपका स्टडी प्लानर कैसा होगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको किस टाइम पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से चैप्टर पे कितना वेटेज देना है, ये सारी की सारी गाइडेंस आपको हमारे ये पर्सनल कोच देंगे, और जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नॉन मेडिको है क्या, नॉन मेडिको सब्जेक्ट्स के पढ़े हुए लोग वो आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, नो। अनअकैडमी आपको दे रहा है फैसिलिटी कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड के, आपके सब्जेक्ट कंसर्न के जो टॉप एजुकेटर्स है, दे विल गाइड यू। ठीक है, जिनको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, दे आर गोइंग टू गाइड यू कि आपको अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या मेडिकल की तैयारी कैसे करनी है, कैसे बायो पढ़ना है, कैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, कैसे फिजिक्स पढ़ना है। और टाइमली वो आपकी टेस्ट की एनालिसिस करके बताएंगे भाई आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो और उसमें आपको कितने मार्क्स स्कोर आपने किए, तो एक्चुअली वेयर यू आर स्टैंडिंग, जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको कितना ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, हर तरीके की गाइडेंस आपको देंगे। और साथ के साथ आपका यहाँ अनअकैडमी में एडमिशन लेने से लेकर, अनअकैडमी में एडमिशन लेने से लेकर आपके कॉलेज में एडमिशन लेने तक आपके साथ रहेंगे, आपका सहायक बनकर आपको वहां तक गाइडेंस देंगे बच्चे। ये हम लोगों का वादा है आप लोगों से। तो ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा कि आपका अनअकैडमी में एडमिशन लेने से लेकर आपके कॉलेज में एडमिशन लेने तक आपका साथ निभाएंगे हमारे जो बेस्ट एजुकेटर्स है। दे विल गाइड यू अप टू अचीवमेंट ऑफ योर डेस्टिनेशन एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस तो आपके पास है ही बच्चों। ठीक है, और ये देखो फीस देखो कितनी नॉमिनल फीस है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस कर चुके हैं तो उनको मालूम है कि ये फीस कितनी कम है। यहाँ पे देखो 12 मंथ की फीस स्ट्रक्चर क्या था हमारा, क्या जब हम लोग आइकॉनिक जिसमें आपको सुख दुख का साथ ही आपको मिल रहा है बच्चों, वहां देखो 12 मंथ की फीस कितनी है, ओनली 65,000। और 24 मंथ की यानी कि 2 साल की फीस कितनी है बच्चों, ओनली 1 लाख। और उसके अंदर भी जब आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो रेखा01, जिसके बाद आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, फिर आपकी फीस 1 साल की रह जाती है सिर्फ 58,500। और वहीं पे आपकी 24 मंथ की फीस रह जाती है 90,000 बच्चों, सिर्फ 90,000। और वहीं पे देखो, और ये है बेसिक प्लान हमारा जो है प्लस का सब्सक्रिप्शन। प्लस का सब्सक्रिप्शन में क्या होता है बच्चों, आपका 12 मंथ की फीस यहाँ और यहाँ कितनी कम है, बस यहाँ फायदा, यहाँ नुकसान क्या होगा, आपको थोड़ा सा सुख दुख का साथ ही साथ में नहीं मिलेगा, आपको खुद ही अपना पर्सनल कोच बनना पड़ेगा। और यहाँ पे आप, लेकिन ऐसी बात है कि हम आपको गाइड नहीं करेंगे, गाइड हम यहाँ पे भी करेंगे आपको। और यहाँ देखो 12 मंथ की फीस सिर्फ 38,500 बच्चों, जो आपकी ट्यूशन फीस है बहुत कम है।
और यहाँ देखो आपकी 24 मंथ की फीस कितने, सिर्फ 56,000। और यहीं पे देखो अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो रेखा01, तो वहीं पे आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, और तब आपकी फीस देखो क्या रह जाती है, सिर्फ 34,650। और वहीं 2 ईयर की फीस क्या रह जाती है आपकी, ओनली एंड ओनली 50,400। बच्चों, इतनी कम फीस कहीं मिलेगी आपको? और देखो इतनी कम फीस पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों की चारों सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं तो ये कहूंगी बच्चों, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टेक योर सब्सक्रिप्शन, स्टार्ट योर स्टडीज इन अ सिस्टमैटिक वे। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर यू। अभी वैसे ही नवंबर आ चुका है, नवंबर इज जस्ट गोइंग, और आपके पास समय ही कितना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप सिर्फ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहां पे आपकी फीस है ओनली 25,200 आफ्टर यूजिंग माई प्रोमो कोड, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मेक अ सिस्टम, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, स्टडी प्लानर बनाओ और अपनी पढ़ाई पे जुट जाओ बिल्कुल। ठीक है, तो चलो हम लोग भी जुट जाते हैं अपनी पढ़ाई पे, और आज स्टार्ट कर दे मैं अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर का है, तो आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने प्रीवियस क्लास में फिनिश कर चुके हैं बच्चों, और आज की क्लास में हम लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग की एक एक लाइन एनसीईआरटी बुक की रहेगी, और उन्हीं लाइंस का मतलब हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि देखो इन्हीं लाइंस के अंदर से कैसे क्वेश्चन पेपर बनकर आता है आपका। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन मी एंड जस्ट गो थ्रू द टॉपिक नाउ। What is sexual reproduction? Sexual reproduction involve formation of male and female gametes. That is sexual reproduction, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, either by the same individual or by the different individual of the opposite sex. मतलब क्या हुआ इस बात का कि मेल and female gametes can be produced by the same organism, and if it is produced by the same organism, then that organism is called hermaphrodite. Hermaphrodite. Same organism is producing the male and female gamete, whereas sometimes क्या और बाकी में क्या है, opposite individuals और opposite sex के individuals, they are producing the male and female gamete. Male is producing male gamete, female is producing the female gamete. Clear है यहाँ तक? Now these gametes fuse to form zygote, यानी कि male, this is the male sign and this is the sign of the female. The male gamete and the female gamete, they fuse together to form a zygote. What they will form? They will form the zygote. Clear है? They will form the zygote. Now इसका है it is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. And asexual reproduction is very simple, but sexual reproduction बच्चों it is little bit more complicated as compared to asexual reproduction, because here two individuals are required. Here fusion of two gametes are taking place. Fine. Now because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offsprings that are not identical to their parents or among themselves. और यहाँ तक देखो, और यहाँ पे हमने asexual reproduction में क्या पढ़ा था कि that individuals यानी कि और हमारे जो offsprings हैं, they are exactly similar to their parents. पढ़ा था हमने। asexual reproduction के अंदर जो हमारे offsprings प्रोड्यूस होंगे, they are exactly similar to their parents. Clear? Now अब वहां पे क्या होगा, asexual reproduction that does not play a role in the evolution, but लेकिन sexual mode of reproduction में क्या, it play a great role in the evolution. कैसे, हम थोड़ा आगे चलकर पढ़ेंगे उस चीज को. Now a study of diverse organisms like plants and animals or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure of these organisms are very similar. Now reproduction in organism and physiology. अब इस वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms.
all the organism have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. And that certain stage जो कहा जाता है बच्चों, certain stage of growth and maturity in their life, reproduction करने से पहले उस stage को कहा जाता है puberty stage. That means first they have to attain puberty stage. Clear है? Now, and that period of growth is also called juvenile phase, or it is also known as a what? Puberty stage. ठीक है, so that period of growth is called juvenile phase, and it is known as vegetative phase in case of plants. और animal के case में इसको हम क्या कहेंगे? Juvenile phase that lead to the puberty stage. ठीक है, juvenile stage बच्चा वो during which the body of the organism get prepared for the reproduction. Puberty when it is prepared for the reproduction, जब वो prepare हो गई है, now it can reproduce. ठीक है, now this phase is of variable duration different organism. अब juvenile phase है, चाहे plants के केस में हम उसको क्या बोलेंगे? Vegetative phase. तो these phases depends from organism to organism. जैसे कुछ organisms तो एक पैदा होने के 1 साल के बाद ही उनका juvenile phase आ जाता है, they can start reproducing. कुछ एनिमल्स को पैदा होने के 10 साल के बाद दे कैन रिप्रोड्यूस. कुछ एनिमल जैसे हमारे केस में हमारा रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होता है? व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स गेट स्टार्ट्स, और जब उसमें स्टेज क्या आ जाती है? प्यूबर्टी स्टेज को अटेन कर लेते हैं, तो उसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन दे कैन स्टार्ट. नाउ द एंड ऑफ जुवेनाइल and vegetative phase which marks the beginning of reproductive phase. Fine. The end of juvenile phase marks the beginning of reproductive phase, and that can be seen easily in the higher plants when they come to flower. यानी कि अब उनमें flowering start हो गई, that means now they can reproduce. समझ में आया बच्चों? जब हमारे plants flowering start कर देते हैं तो that means now they can reproduce. Clear? But how long does it take for a marigold, rice, wheat, coconut, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर? कितना टाइम लगता है इन प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए? इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल? बताओ. द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर. ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया. डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? Why do you think the availability of fruit like mango, apple, jackfruit, etc. is a seasonal? क्यों होता है ऐसा? सीजनल क्यों होते हैं plants? Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? Plants, the annual and biennial plants, show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phase. यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, चाहे वो एनुअल प्लांट्स है यानी कि साल में एक बार करते ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर वो बाइनियल प्लांट्स जो साल में 2 बार ग्रोथ करते हैं, कोई भी हो, बट दे शो अ क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड अ सेनेसेंट फेज. वेजिटेटिव का मतलब बच्चे अभी आपको बताया था, ड्यूरिंग विच द प्लांट प्रिपेयर इटसेल्फ टू गेट रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्टिव फेज जब वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, और सेनेसेंट फेज यानी कि जब वो इट गोज टू गेट डिकम्पोज और डिटेरियोरेट. ठीक है, जब वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंट स्टेज, और फाइनली गेट डाई अप बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस. फाइन. नाउ but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases. क्यों? क्योंकि वो तो throughout the year grow करते हैं. Now a few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo, this is very important. Bamboo species flower only once in their lifetime. सोचो bamboo plants जो होते हैं, they flower only once in their lifetime. Generally after 50 to 100 years. Produces large number of fruits and die. बताओ, 50 से 100 साल के बाद तो दे फ्लावर, उसके बाद फ्लावरिंग करने के बाद दे डाई. कोई जिंदगी भी भाई. चलो कोई बात नहीं, बैम्बू प्लांट ऐसे ही होते हैं. ठीक है, बैम्बू प्लांट दे जनरली प्रिपेयर देमसेल्फ फ्रॉम 50 to 100 years के बाद दे प्रिपेयर इट देमसेल्फ फॉर द रिप्रोडक्शन, फ्लावर करते हैं और उसके बाद दे डाई. अनदर प्लांट दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबाइलेंथस, ब्यूटीफुल फ्लावर. स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जैसे बोलते नीला कुरुंजी, ये फ्लावरिंग करता है 12 साल में एक बार. ठीक है,
कब करता है? स्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट बच्चों, हाईली इंपॉर्टेंट। स्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना, जिसे बोलते हैं नीला कुरुंजी, that flower only once in a 12 years. It is very beautiful and very big flower. As many of you would know, this plant flowers during the September and October month. और लास्ट टाइम वो कब फ्लावरिंग की थी उसने? 2006 में, 2006 में उसने फ्लावरिंग करी थी। Now, its mass flowering transformed large tract of hilly area in the Kerala. बहुत लोग अट्रैक्ट कर जाए, फ्लावरिंग कर जाए प्लांट, तो बहुत लोग टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है। भाई ऑब्वियसली हम लोग भी जाकर हम लोग भी तो जाएंगे ना देखने के लिए, कह रहे बाप रे 12 साल में एक बार जो फ्लावर खिलता है आखिर वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, तो वो सब देखने के लिए तो हम जाएंगे ना। नाउ इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज इन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु into blue stretches and attract large number of tourists. In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. अब ये तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है उससे पहले उसे अपने बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंजेस तो लाने पड़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल यानी कि फंक्शनल कैरेक्टर्स, उनमें कोई ना कोई चेंजेस लेकर आते हैं, तब कहीं जाकर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। फाइन। एंड द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वो भी हम लोग जानते हैं कि भाई सबका रिप्रोडक्टिव जो स्टेज होगा, फेज होगा, दैट इज वेरिएबल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे can you list the changes seen in human being that are indicative of reproductive maturity? Yes, we know मेल के अंदर जब प्यूबर्टी आते हैं तो अलग सिम्टम्स आते हैं, फीमेल्स के अंदर जब प्यूबर्टी आते हैं तो अलग सिम्टम्स आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हम देखो इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे हमने सिर्फ वही चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन बनकर आते हैं। जब कभी आप, क्योंकि जो नीट के अंदर तो इकट्ठा क्यूमुलेटिव तरीके से आएगा ना, तो ये चैप्टर आपका तब कंप्लीट होता है जब उसके साथ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बीइंग, वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपको ये एक यूनिट कंप्लीट होती है। तो ऐसा हम ऐसा नहीं कह सकते बच्चे कि इस वाले एनसीईआरटी के इस चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाकर दिया गया है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दैट वी विल स्टडी इन दी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और ह्यूमन बीइंग का हम ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक से चीजें पढ़ेंगे उनके बारे में, तो इस वाले चैप्टर में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? चलो, तो रिप्रोडक्ट मैच among animals, for example birds, do they lay eggs all the year? No, because उनका भी एक फेवरेबल सीजन होता है, ठीक है, और इट इज सीजनल फेनोमेना, इट इज अ सीजनल फेनोमेना। जो बर्ड्स होते हैं, मैनी एनिमल्स जो होते हैं, दे आर सीजनल ब्रीडर। व्हाट अबाउट देयर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड? You will notice that birds living in a nature lay egg only seasonally, not throughout the year, only seasonally. So they are, और जो सीजनली ब्रीड करते हैं उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम? सीजनल ब्रीडर। However, birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year. वो कैसे? By inducing the hormones that stimulate the ovulation. ठीक है, कैसे करेंगे? In this case, laying egg is not related to reproduction, but it is commercial exploitation for the human welfare. भाई हम लोगों के ही वेलफेयर के लिए, हम लोग को जो एग खाना ज्यादा पसंद है, तो जिसकी वजह से बेचारे इन मुर्गियों को ऊपर इंजेक्शंस का दर्द सहना पड़ता है, और फिर इनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि ये ओव्यूलेशन करे और एग प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए क्या होता है, ये ओव्यूलेशन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इनको दिए जाते हैं, ठीक है। हार्मोन इज इंजेक्टेड, हार्मोन is injected that stimulate ovulation. Now, लेकिन तभी तो हम बोलते हैं कि ये जो इंजेक्शन लगा के जो एग प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, दे आर वेजिटेरियन eggs, they are not non-veg egg, because non-veg egg हम उसको बोलते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल का मेटिंग इज इन्वॉल्व। here no mating is involved, here what is here हम इंजेक्शन इंड्यूस करके उनसे एग लेकर आते हैं, ठीक है।
बट द फीमेल ऑफ द प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स कौन, जिनमें प्लेसेंटा होती है, द फीमेल ऑफ द प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द activities of the ovaries and accessory duct as well as hormones during the reproductive phase. ये तो हो गया हमारे किन में, in the placental mammals. और in the non-primates mammal like cow, sheep, rat, deer, dogs, etc. such cyclical changes are called estrous cycle. और जो प्लेसेंटल मैमल्स में इस टाइप की जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनको क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल. और जो नॉन प्राइमेट्स में होता है तो ईस्ट्रस साइकिल. क्लियर हो गया बच्चों. नॉन प्राइमेट्स में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उसे हम कहेंगे ईस्ट्रस साइकिल. प्राइमेट्स के अंदर जो होता है साइक्लिकल चेंजेस उसे हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल. वेयर एज इन द प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप एंड ह्यूमन, ठीक है, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycle only during favorable season. So they are called seasonal breeder. यानी कि हमें क्या समझ में आया यहाँ से, seasonal breeders जो होते हैं they exhibit estrous cycle. और जो continuous breeding होते हैं and many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase, उन्हें बोलते हैं continuous breeder. अब आपके एग्जाम में क्या आता है, देखो सीबीएसई वाले एग्जाम में तो आ जाता है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर. सीजनल ब्रीडर एग्जिबिट ईस्ट्रस साइकिल, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर एग्जिबिट मेंस्ट्रुअल साइकिल. फाइन. सीजनल ब्रीडर जिनमें रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है. कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते थ्रू आउट द ईयर, नॉट इन अ पर्टिकुलर सीजन. ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से. चलो जी. So that we all grow old, when we all grow old, ठीक है, if we live long enough, तो जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, it's something that we recognize. हम जब बूढ़े होते हैं तो हमें पता चल जाता है यस ये बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है. कैसे पता चलता है? What is meant by growing old? बुढ़ापा कहते किसे हैं बच्चों, बताओ. What is meant by growing old? क्या होता है बुढ़ापा? बताओ जल्दी से मुझे. चैट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ क्या होता है बुढ़ापा. मैम सफेद ग्रे हेयर्स हो जाना, रिंकल्स आ जाना, है ना, ये होता है बुढ़ापा. रिंकल्स आ जाना, ग्रे हेयर्स आ जाना, बॉडी डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है. तो मतलब कि द एंड ऑफ, और एक्चुअली में होता है क्या है, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सीनेसेंस. और हम सीनेसेंस को क्या बोलते हैं, ग्रोइंग ओल्ड और द ओल्ड एज. देयर आर concomitant changes in the body like slowing of the metabolism. खाना हजम होना कम हो जाता है, ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये सब किसके लक्षण है, जल्दी बताओ, बुढ़ापे के लक्षण. एंड ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पैन ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ. देखो बच्चों, ओल्ड एज का मतलब होता क्या है, ओल्ड एज का मतलब होता है सिर्फ क्या, बॉडी की जो सेल्स है दे हैव स्टार्टेड अंडरगोइंग द सीनेसेंट स्टेज, यानी कि धीरे धीरे एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाना. यानी कि एपोप्टोसिस का मतलब क्या हो गया, एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ. ठीक है, एपोप्टोसिस का मतलब हो गया सेल डेथ. क्लियर. तो धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं दे स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग. जैसे स्किन सेल्स है दे स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग, जिसकी वजह से हमें रिंकल्स आ जाते हैं. हमारे बॉडी के फिर बाकी हमारे बॉडी के अंदर की जो सेल्स है, बॉडी की जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो सेल्स है दे स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, रेस्पिरेशन वीक हो जाता है, सर्कुलेशन वीक हो जाता है. ठीक है, तो एंड अल्टीमेटली दैट ऑल लीड टू डेथ. In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between these three phases. और ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल और कौन भी है, हॉर्मोन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीनेसेंट स्टेज. फाइन. नाउ interaction between hormone and certain environmental factor regulate the reproductive process and the associated behavioral expression of the organism. behavioral expression organism के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर. Hormone and environmental factors are responsible for the
reproductive processes that are associated with the behavioral expressions of the organism. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया टॉपिक, समझ में आया? चलो, इस चैप्टर की जो डिटेल है, मैंने आपको फिर से बोला, इस चैप्टर की जो डिटेल है दैट वी विल डिस्कस इन दी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसमें पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमने पढ़ना था बेसिक्स कि एक्चुअली में होता क्या है रिप्रोडक्शन, क्या है जुवेनाइल स्टेज, क्या है प्यूबर्टी स्टेज, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फेज, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना था हमने। इवेंट्स इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या इवेंट्स आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, क्या क्या इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, चलो, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मेच्योरिटी, ऑल सब मेच्योर हो जाते हैं। अरे भाई हमारी मेच्योरिटी स्टेज क्या होती है, जल्दी बताओ मुझे। चलो, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मेच्योरिटी, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म exhibit events and process that have remarkable fundamental similarities, even though the structures associated with the sexual reproduction are indeed very different. Even then, it is involved. And the events of sexual reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. ऐसा नहीं है बच्चे, यहाँ पे भी regular sequence involved है। देख लो, अब हमारे reproduction में जब regular sequence involved है, तो पढ़ाई में इरेगुलर सीक्वेंस में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई को भी के लिए भी आपको रेगुलर सीक्वेंस करनी पड़ेगी। एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ही सक्सेसफुल होगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। इरेगुलर तरीके से तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, आप पैदा भी नहीं होते। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, और फ्यूजन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स and the formation of zygote and embryogenesis. Embryogenesis मतलब हमारा मेल फीमेल, जैसे जो है मेल एंड फीमेल, ये दोनों आपस में फ्यूज करे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन्होंने बना लिया जाइगोट, और जाइगोट ये क्या बन गया हमारा? जाइगोट। और जाइगोट बनने द जाइगोट अंडरगो सेल क्लीवेज, इट विल अंडरगो क्लीवेज, अंडरगो क्लीवेज, और क्लीवेज होने के बाद फिर ये कहा जाएगा? इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द it will start undergoing embryogenesis. अभी genesis मतलब आपको मालूम ही है, genesis मतलब फॉर्मेशन किसका? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, वो स्टार्ट हो जाएगा। और इन प्रोसेसेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया बच्चों। एक को तो हमने बोला सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन से पहले, इस वाली प्रोसेस से पहले, तो इससे पहले क्या? इनका फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड ओवा फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? oogenesis। तो पहले ये चाहिए, ये हो गया हमारा किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में क्या है हमारा? जाइगोट का फॉर्मेशन, क्लीवेज होना है, एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड देन फाइनली फीटस का फॉर्मेशन। फीटस का फॉर्मेशन ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है? अब फीटस बन गया, अब इसकी पार्ट्यूरेशन दैट इज इन्वॉल्व इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों ये जो प्रोसेस हमने पढ़े हैं अभी, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज, एम्ब्रायोजेनेसिस, ऑल दिस फेजेस वी विल स्टडी इन डिटेल, बट इन विच चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। उस चैप्टर में जाके हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमने बेसिक से बता दिया, हमें पहले हमारी गैमेटोजेनेसिस होती है, उसके बाद हमारे गैमेट्स फ्यूज होते हैं जिससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट विल अंडरगो द क्लीवेज, रेगुलर डिवीजन में होगा, और रेगुलर डिवीजन होकर मोरुला बनाएगा, देन ब्लास्टुला बनाएगा, और उसके बाद हमारा बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद फिर उसमें आपका गैस्ट्रुलेशन होगा, एंड देन विल फॉर्म द व्हाट? देन विल फॉर्म अ फीटस, और फिर फीटस का होगा पार्ट्यूरेशन। फाइन। तो इन चीजों को सिर्फ ह्यूमंस के बीच केस में हमने पढ़ना, वो भी डिटेल में, तो हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस वाले चैप्टर में सिर्फ हमने पढ़ना था बेसिक्स। क्लियर है सबको? बढ़िया से। चलो जी, कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे जवाब लिख के दे देना, ठीक है। और आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे इसके इवेंट्स इन ये प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इन्हीं इवेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिटेल में, जितना कि आपका सीबीएसई के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होगा,
ठीक है। तो इस चैप्टर से सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उतना इन्वॉल्व होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और एक बार और मेरी क्लास खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम फेसबुक देखने से पहले 5 मिनट दे देना क्विक रिकैप को, बस इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रही हूँ। मेरे क्लास खत्म होने के बाद सिर्फ 5 मिनट में क्विक रिकैप देना अपने नोट्स को, और फिर उसके बाद इन चीजों को बंद कर देना और अपना फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, वट एवर यू वॉन्ट टू एंजॉय यू कैन एंजॉय। ओके ओके, चलो बच्चे बाय बाय, गुड नाइट। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले हम थोड़ा सा और चलो कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, मैं सोचा कि क्या क्लास खत्म कर रही, चलो ठीक है, अभी आप लोग बैठे हुए, थोड़ा सा मूड बना हुआ है आपका ये पढ़ने का, मेरा भी मूड बना हुआ है अभी पढ़ाने का, तो चलो थोड़ा सा और हम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, चलो जी, बुक्स बंद तो नहीं कर दी? हाँ, बड़े शैतान हो, जल्दी बुक बंद कर देते हो। चलो अपनी किताबें दोबारा से खोलो, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी मेरा मूड बना हुआ पढ़ाने का और आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा अभी, तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बच्चों, देखो, दीज इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। वही जो आपको अभी बताया था मैंने, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा हमारा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि क्या होगा उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन, जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट वाली स्लाइड में। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन, oogenesis यानी कि ओवा फॉर्मेशन, ये होगा हमारा किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन में। फिर उसके बाद हमारा यानी कि वही देखो गैमेटोजेनेसिस के अंदर, as you already aware, gametogenesis refers to the process of formation of two types of gamete, male and female. Clear? Now, gametes are haploid. We all know. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female. जैसे हमारे humans में क्या होता है, हम male and female gamete को differentiate कर सकते हैं on the basis of its morphology even. ठीक है, लेकिन कुछ एल्गेज ऐसे होते हैं जिनके गैमेट्स को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एज अ मेल एंड फीमेल, दे आर वेरी सिमिलर। तो ऐसे जो एकदम एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर होते हैं देखने में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, होमोगैमेट्स। होमो मतलब सेम टाइप के गैमेट्स। और क्या टर्म यूज कर सकते हैं उसके लिए, आइसोगैमेट्स। आइसो मतलब भी सिमिलर, तो होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स किन में होता है, सम एल्गे में। क्यों, क्या कहा जाता है इसको, क्योंकि इनके गैमेट्स होते हैं एकदम सिमिलर, ये देखो सिमिलर है। नाउ however, in majority of sexually reproducing organism, the gametes reproduced are of two morphologically distinct types. In such organism, the male gamete is called the antherozoid. ठीक है, तो मेल गैमेट को क्या बोलेंगे हम लोग, एंथीरोजॉइड और स्पर्म, एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम और एग। क्लियर, कहाँ चले गए हम, ठीक है। नाउ what is sexuality in the organism? Sexually reproducing in organism generally involve the fusion of the gametes from two different individuals, but this is not always true, because कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा हो गया अर्थवॉर्म जो हर्मेफ्रोडाइट है। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा कौन, अर्थवॉर्म जो क्या है हमारा, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट यानी कि अर्थवॉर्म जो है इसके अंदर टेस्टिस भी प्रेजेंट है, ओवरी भी प्रेजेंट है। फाइन, तो फ्रॉम अ रिकलेक्शन ऑफ द एग्जांपल स्टडीड इन द क्लास 11, यू कैन आइडेंटिफाई केसेस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। तो जो ऐसे हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? नाउ of course citing such example in the plants is easy. Plants may have both male and female reproductive structure in the same plant. हम क्या बोलेंगे, bisexual plants। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से, जैसे कि हमारा हो गया हिबिस्कस, यानी कि आपका गुड़हल का फूल, चाइना रोज जिसे हम क्या बोलते हैं, चाइना रोज। चाइना से नहीं लेकर आए इसको, चाइना रोज।
ठीक है, इसको बोलते हैं हिबिस्कस, जो कि हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि दे हैव स्टेमन एज वेल एज पिस्टल। क्लियर नाउ। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यह है अर्थवर्म, आपके एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है बच्चों। अर्थवर्म के अंदर दिखा रखा है, देखो टेस्टिस भी प्रेजेंट होती है एंड ओवरी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है नाउ, बट और फिर देखो फर्स्ट में क्या लगी, ए में हमारा हर ये है बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवर्म, और यूनिसेक्सुअल एनिमल लाइक कॉकरोच एंड मोनोशियस प्लांट लाइक चारा। दिस इज दी चारा, दिस इज मोनोशियस प्लांट चारा, एंड द डाइशियस प्लांट यानी कि मर्केंशिया, और बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि स्वीट पोटैटो। दिस इज स्वीट पोटैटो, जो कि हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल। देखो इसमें बीच में ये पार्ट पोर्शन जो हो गया बच्चों, दिस इज द फीमेल पार्ट। ठीक है, ये ओवरी हो गई। ठीक है, और ये इसके साथ में क्या है, एंथर, यानी कि स्टेमन प्रेजेंट है एंड पिस्टिल भी प्रेजेंट है, और वी कैन से स्टेमन प्रेजेंट है एंड कार्पल प्रेजेंट है। फाइन, क्लियर है सबको। तो इस टाइप की भी स्पीशीज हमारी पाई जाती है। और जैसे कि अर्थवर्म, ये कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर क्या है, मेल कॉकरोच इज डिफरेंट एंड फीमेल कॉकरोच इज डिफरेंट। तो ये कैसे हो गया हमारा, यूनिसेक्सुअल हो गया। इसे मेल विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट एंड फीमेल कॉकरोच विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, और फिर उनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स एंड देन प्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो आगे चलते हैं। In several fungi and plants, terms such as homothalic and monoecious are used. यानी कि फंजाई और कुछ प्लांट, फंजाई के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, होमोथैलिक, यानी कि जो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सेम ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसमें कि हमारा क्या होगा, सेम ऑर्गेनिज्म हमारा मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और एक अलग जो वो फीमेल, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग। तो फंजाई एंड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस are used to donate the bisexual conditions. क्लियर है ये बात? फंजाई एंड प्लांट्स, फंजाई में बोलते हैं होमोथैलिक एंड प्लांट के केस में बोलते हैं मोनोशियस, जिसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन। यानी कि these are the plants, यानी कि होमोथैलिक एंड मोनोशियस, they produce the, they are having male as well as female in the same plant, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन द सेम प्लांट। और हेट्रोथैलिक का मतलब क्या हो गया, हेट्रोथैलिक और जिसको बोलते हैं डायोशियस आर द टर्म यूज्ड फॉर टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशंस, जिसमें अलग अलग होंगे। हेट्रोथैलिक डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। डायोशियस यानी कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, डायोशियस, डाई मतलब दो, यानी कि एक हो गया मेल एक हो गया फीमेल। क्लियर? तो इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट, और जो जिसमें होगा स्टेमन प्रेजेंट होगा, वाइल फीमेल प्लांट को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट है पिस्टिल। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, तो हमने बोल दिया मोनोशियस, और जिसमें अलग अलग में होगा तो डायोशियस, यानी कि डाई मतलब दो, डाई मतलब टू। देखो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, मोनोशियस, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये टर्म्स में हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं जब नीट के पेपर में बैठते हैं। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, डायोशियस, डाई मतलब दो, यानी कि दो कौन हो गए, एक हो गया मेल एक हो गया फीमेल, तो डायोशियस का उल्टा क्या, मोनोशियस। क्लियर है ये चीज? बाइसेक्सुअल यानी कि जो बाय मतलब दो, यानी कि दोनों ही सेक्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, तो बन गया हमारा बाइसेक्सुअल। क्लियर है चीज? एंड फिर यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब सिंगल सेक्स प्रेजेंट है, यानी कि एक मेल हो गया और दूसरा फीमेल हो गया। नेम, जैसे कि हमारा क्या है, जैसे जैसे एग्जांपल्स ऑफ मोनोशियस प्लांट आर कुकुरबिट एंड कोकोनट, एंड डायोशियस प्लांट का एग्जांपल क्या है, पपाया एंड डेट पाम। तो पपीते का पेड़ अकेला नहीं लगा सकते, पपीते का आपका मेल पपीता अलग होगा, फीमेल पपीते का पेड़ अलग। जब भी पपीता का पेड़ लगाया जाए तो मेल और फीमेल दोनों ही पेड़ साथ में लगाने पड़ेंगे आपको, तब कहीं जाके उसमें फ्रूटिंग होगी। ऐसा नहीं कि एक पपीता का पेड़ कहीं से उखाड़ के लाए और लगा दिया, जो सोचो पपीता नहीं आ रहा, पपीता नहीं, हाउ विल इट कम, उसका मेल का काउंटर पार्ट तो वहां पे है ही नहीं, तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो फ्रूट। तो फिर भाई जब ध्यान रखें, जब पपीते का पेड़ लगाओ या फिर डेट पाम का पेड़ लगाओ तो उसके साथ उसका काउंटर पार्ट जरूर लगा देना, ठीक है। नाउ नेम द टाइप ऑफ द गैमेट दैट आर फॉर्म्ड इन द स्टेमिनेट एंड द पिस्टिलेट।
स्टेमिना पे जो प्रोड्यूस होंगे उसको क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट में जो होंगे उसके गैमेट को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, पॉलन ग्रेन। और जो पिस्टिलेट फ्लावर में प्रोड्यूस होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, बोलो, ओव्यूल। ठीक है, तो स्टेमिनेट फ्लावर जो यानी कि एंथर से क्या प्रोड्यूस होते हैं हमारे, पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट एंड ओव्यूल इज द फीमेल गैमेट। ये क्या हो गया आपका मेल गैमेट, दिस इज द मेल गैमेट एंड दिस इज द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। क्लियर है यहां तक बच्चों? बट what about the animals? Are individuals of all the species either male or female as unisexual, or are there species which possess both the reproductive organ bisexual? You probably can make a list of several unisexual animals species. अर्थवॉर्म जो हमने पीछे फिगर में देखा था, अर्थवॉर्म हो गया, स्पॉन्ज हो गया, टेपवॉर्म हो गया, लीच हो गया, दे आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ बायसेक्सुअल एनिमल्स। तो फिर यहाँ पे देख लो बच्चों, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल्स मिल गए, यानी कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल के एग्जांपल क्या क्या हो गए, अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ hermaphrodite that possess both male and female reproductive organs. Now, cockroach is an example of unisexual species. So, cell division during gamete formation, fine, and gametes in all the heterogametic species are of two types, namely male gamete and a female gamete. Gametes are haploid, जबकि parents or plant body from which they arise can either be haploid or diploid. And a haploid parent body produce gamete by mitotic division. ठीक है, अब ये वाली चीज को ध्यान रखना, हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन, जबकि जो डिप्लॉइड पे, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन, जबकि डिप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय मियोसिस। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर इधर क्या करने पड़ते हैं आपको, हाफ, इसलिए क्या होगा, वो डिप्लॉइड पेरेंट्स विल प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जबकि हैप्लॉइड पेरेंट्स प्रोड्यूस बाय द माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड है, तो इसको और थोड़े ना हैप्लॉइड करेंगे हम, ये खुद ही हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होना चाहिए। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है हमारा, इक्वेशनल डिवीजन, जबकि मियोसिस क्या होता है हमारा, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करना पड़ता है, जबकि यहाँ जरूरत नहीं है। फाइन, नाउ डज दिस मीन्स दैट meiosis never occur in the organism that are haploid? Careful examining the flow chart of life cycle of algae that you have studied in class 11 to get a suitable answer. अब आप लोगों ने करी नहीं, 11th क्लास में पढ़ाया था ना आपको एल्गे की लाइफ साइकिल, तो वहां पे क्या होता है, उसके पार्शियल लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है और पार्शियल लाइफ साइकिल उसकी डिप्लॉन्टिक होती है, यानी कि हैप्लॉइड फॉलोड बाय डिप्लॉइड स्टेज। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल और ऐसे प्लांट्स, एक्चुअली में ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी हाफ लाइफ साइकिल हैप्लॉइड स्टेज में रहती है और बाकी की आधी लाइफ साइकिल उनकी डिप्लॉइड कंडीशन में रहती है। ठीक है, चलो जी, अब हम पढ़ते सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, algae, bryophytes have haploid plant body. Important है, Monera, fungi, algae, bryophytes have haploid body, but in some organisms belonging to pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, and most of the animals, उनमें कैसे होती है पेरेंटल बॉडी, डिप्लॉइड। तो यहाँ समझ में आ गया आपको, मोनेरा, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, इनमें कैसे होती है बॉडी उनकी, हैप्लॉइड, जबकि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में कैसे होता है, एंड एनिमल्स,
इनमें कैसे होती है बॉडी उनकी? डिप्लॉयड। इट इज ऑब्वियस दैट meiosis, the reduction division, has to occur if diploid body has to produce the haploid gamete। नहीं तो क्या होगा? डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड ही रहेंगे गैमेट्स, तो 46 एक से आगे, 46 एक से, और फिर अगली जनरेशन में क्या हो गया आपका? 46 कितना हो गया? 92, 92 यहाँ से, 92 यहाँ से। तो एक टाइम ऐसा आ गया जब पूरे अर्थ में सिर्फ क्रोमोसोम में घूम रहे, हाउ द ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस। कहाँ है ऑर्गेनिज्म की? तो स्पेस ही नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन भी आता था ना आपका जब छोटी क्लास में हुआ करते। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए भगवान जी ने हम लोग को एक क्वालिटी दी है कि हम लोग के जो गैमेट्स रहेंगे वो हैप्लॉइड ही रहेंगे, ताकि कांस्टेंट रहे हमारा क्रोमोसोम नंबर भी। Now, in diploid organisms, specialized cells called myocyte cells, gamete mother cell, undergo meiosis. And at the end of the meiosis, only one set of chromosome gets incorporated into each gamete. Clear? And चलो अब इस वाले टेबल को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? Fill in the diploid and haploid chromosome number or organism. Is there any relationship in the number of chromosomes of myocyte and gametes? Yes, let us see here. ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है टेबल नंबर 1.1, जहां पे आपको क्रोमोसोम नंबर है मायोसाइट्स एंड गैमेट्स हैप्लॉइड ऑफ सम ऑर्गेनिज्म दे रखे। अब देखो ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है? दिस क्वेश्चन कम्स इन दी 1 मार्क कई बार, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग लेकिन कंफ्यूज करने के लिए हमें कैसे देते हो, किसी भी एनिमल के, जैसे डॉग है, चलो यहीं से स्टार्ट, ह्यूमन बीइंग में कि मेयोसाइट सेल में कितने होते हैं? मायोसाइट सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, लेकिन इसके गैमेट में कितने होंगे? 23। अब हाउस फ्लाई, अब आप बोलोगे भाई हमें तो ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर तो पता है, हमें हाउस फ्लाई को तो मालूम नहीं है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? हाउस फ्लाई के आपको मायोसाइट सेल के क्रोमोसोम्स लिख के दे देगा, तो आप क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स बताना, तो ऑब्वियस सी बात है इसके हाफ होंगे, तो यहाँ पे कितने हो गया? 6, ठीक है? फिर रैट का दे दिया जाएगा। आप बोलोगे अभी मुझे, हमने रैट का तो पढ़ा ही नहीं, क्यों, कहाँ से पढ़ेंगे, हम लोग के सिलेबस में तो था ही नहीं, लेकिन वो यहाँ इस वाली चार्ट में तो लिखा हुआ है ना बच्चों। एनसीईआरटी बुक का मतलब क्या था? एनसीईआरटी बुक का एक एक टेबल, एक एक चार्ट, एक एक डायग्राम आपको पढ़ना है। ये है नीट की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक का पढ़ने का तरीका, ये है एनसीईआरटी बुक को पढ़ना। नाउ रैट है, रैट में कितने हैं आपके? गैमेट में कितने हैं? 21, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 42 मायोसाइट सेल में, क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी ना। फिर है डॉग, डॉग में कितने हैं मायोसाइट सेल में? 78, तो 78 का हाफ कितना हो जाएगा? बताओ। तो इस तरह से करके आप इस वाले टेबल को फिल कर लेना, जो नहीं समझ में आप मेरे चैट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है? समझ में आया? जल्दी से बताओ मुझे। बस जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में। फिल करो इसको जल्दी। तो यहाँ पे डॉग का कितना? 78 है, तो आपको क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39। और यहाँ पे देखो कैट का यहाँ पे 19 है, तो 19 का डबल कितना हो गया? 38। 38। फ्रूट फ्लाई में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 7, तो इसके गैमेट्स में कितने? 8, सॉरी इधर 8, तो इसके गैमेट्स में कितने होंगे? 4। फिर ये क्या है? अ फर्न ऑफियोग्लोसम, इसमें कितने हैं? 630। अरे बाप रे, अब 630 का डबल करो, 0, 6, 12 और 3, इतने क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसमें? तो ऑफियोग्लोसम, वो फर्न है, इसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है? उसके मायोसाइट सेल में सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम, ठीक है? इसको स्टार मार्क कर लो। एप्पल में कितने हैं मायोसाइट सेल में? 34, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे उसके? जल्दी से बताओ। 17। फिर राइस में कितना है? 12, तो यहाँ पे कितना हो गया? 24। मेज में कितना है? 20। ये बच्चा आपको याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो फिर आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते जब नीट की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है? नीट के एग्जाम देने के टाइम पे आपको एक क्रोमोसोम नंबर याद करके जाने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी बुक में गिवन है, फाइन। तो मेज, तो ये मत कहना कि मैम ये तो हम लोग के सिलेबस में नहीं था और हमें इसके क्रोमोसोम नंबर, आप ऐसा क्या हम लोग सबके क्रोमोसोम नंबर याद करेंगे? भाई आपने क्रोमोसोम नंबर सिर्फ इन एनिमल्स की याद करने जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इसके अलावा किसी की याद नहीं करने हैं। नाउ
मेज में कितने 20 है हमारे सेट सेल में, तो उसकी गैमेट में कितने हो जाएंगे 10। फिर पोटैटो के बताओ 24 है तो यहाँ पे कितने हो गए 12। फिर आपका है बटरफ्लाई, और छुटकी से तो बटरफ्लाई होती है, यहाँ पे कितने 380, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे जल्दी बताओ 190। ओनियन में गैमेट में 8 है तो यहाँ कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो ये वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, बस ये चीज अपने लर्न करना पड़ेगा भाई, और ज्यादा चीजें लर्न करने की नहीं है, बाकी चीजें तो समझ में आ जाएंगी, तो आप कर सकते हो उसको। ठीक है, चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एक बार रिवाइज जरूर कर लेना और ये नहीं कि रिवाइज करे बिना इसको छोड़ना नहीं है, एक बार देख लेना बस। ठीक है, और अपने फोन बंद करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियोस को लाइक कर लेना एंड प्रोमो कोड यूज कर लेना रेखा01 एंड टू गेट द 10% डिस्काउंट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ठीक है, जैसे कार्टून दिखा रहा है ऐसे के थैंक यू for watching my videos and for watching my class and joining me at the India's largest online platform of the Unacademy. Clear बच्चों? Okay then, bye bye, good night.